हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस का, क्लास 10th का। आप सबको पता ही है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि मैं आज से रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें रिवीजन क्लास को अगर आप लेते हो तो आपको फायदा ही होगा, ऑब्वियसली नुकसान तो होगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे ऊपर लिख रखा है मैंने। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में बाय अजीत सिंह, ये रहा मेरा नाम। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहले आप देख सकते हो दो बड़े बड़े टेस्ट ट्यूब हैं। इस एक पे लिखा है ए, एक पे लिखा है बी, और दोनों मिलकर बन जाते हैं ए बी। इसको देख के कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये ए और बी मिलके ये ए बी बन रहा है। ठीक है, मतलब कुछ तो मिल रहा है और कुछ तो मिलके कुछ तो बना रहा है ये। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं। कंटेंट इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो कंटेंट जो है इस चैप्टर का वो है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि भाई जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह के बारे में कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप ये जानोगे कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने आपको कार्बन दे दिया और कार्बन को आपने ले जाके जला दिया। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब आप जलाते हो तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बना लिया। तो ये जो मैंने लिखा ना, ये लेफ्ट में मैंने लिखा कार्बन ऑक्सीजन और फिर राइट में मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो पूरा एक दिख रहा है आपको इक्वेशन सा, हिंदी में बोले तो समीकरण। ठीक है। तो यही है केमिकल इक्वेशन, इसी को कहते हैं। ये और थोड़ा बहुत डिटेल में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। केमिकल इक्वेशन जब भी आप बनाओगे तो उसमें तीन चीजें आप लिखते हो, एक एस, एक एल और एक जी। ठीक है। एस फॉर होता है सॉलिड, एल फॉर होता है लिक्विड और जी फॉर होता है गैस। ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आप केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ोगे कि कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली पांच छह टाइप के केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ना है, होते तो बहुत सारे टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन आपको चार पांच छह ही पढ़ने हैं 10th क्लास में। और अगला है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे आम जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या फर्क होता है। ऑक्सीडेशन में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर मान लो कोई भी चीज है उसमें ऑक्सीजन आके मिक्स हो जाए तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन वहां से निकल के चला जाए तब भी हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये रहा इस पूरे चैप्टर का माइंड मैप। इस माइंड मैप को अच्छे से समझो। अगर ये माइंड मैप तुमने समझ लिया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है। तो देखो इस चैप्टर को इस माइंड मैप के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि अगर ये माइंड मैप तुमने अच्छे से समझ लिया तो फिर तुम्हें पूरा चैप्टर आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है। ठीक है। तो चलो ये बता देता हूँ मैं एक बार। केमिकल इक्वेशन सबसे पहली चीज इसमें है, और दूसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर तीसरा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। चौथा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और पांचवा है आपका ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट होता है हमारे एवरीडे लाइफ में वो है इसमें। ठीक है। तो चलो, केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन मैंने अभी तुमको बता ही दिया। वर्ड इक्वेशन जो अभी मैं लिख के बता रहा था ना, कार्बन प्लस ऑक्साइड, ये अभी एक मिनट में लिख देता हूँ फिर से। C+O2 अभी लिखा था ना, CO2, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। ये स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं इसको। ठीक है। और वर्ड इक्वेशन वो हो गया जैसे मैंने मान लो अभी सी के जगह पे लिख दिया कार्बन, ऑक्सीजन के जगह पे लिख दिया प्लस ऑक्सीजन, और फिर CO2 की जगह पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल वर्ड्स में लिख के। तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है कि बैलेंस कर रहे हैं हम, आगे देखो बताऊंगा मैं। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। चलो अगला जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे चेंज इन स्टेट होगा। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लिक्विड है तो वो सॉलिड या गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर गैस है तो सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट कहते हैं। स्टेट तीन होते हैं किसी भी चीज के, बेसिकली आपको तीन ही पढ़ना है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। होने को तो पांच होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका प्लाज्मा स्टेट और दूसरा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको बस ये तीन पे ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में आप क्या देखोगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें हो सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है कि उसमें उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे मैं आपको भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉपर सल्फेट ले लेता हूँ। कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ये एक केमिकल होता है। ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। किस कलर का होता है ये ब्लू कलर का होता है। इसमें तुमने मिला दिया आयरन, Fe। ठीक है, जैसे तुम इसमें आयरन मिलाओगे ना, इसमें होगा एक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो जाएगा FeSO4 और प्लस हो जाएगा Cu। अब जो इसका कलर बनेगा ना FeSO4 का, ये हो जाएगा कलरलेस। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर ही नहीं होगा, यानी कि ब्लू कलर से इसका कलर जो है वो कलरलेस हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हमको चेंज इन कलर देखने को मिल जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि भाई जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें कलर का चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेंट। एक्चुअली में यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिखना चाहता था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि रिएक्शन जो है वहां पे एनर्जी आप या तो वो एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी को वो रिलीज करता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, या तो वो ठंडा हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसी को इसने यहाँ पे लिख रखा है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना। जैसे टीचर का भी मूड बदल जाता है ना क्लास में, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं टीचर्स, फिर दो चार को पकड़ के धो देते हैं। तो हमारा भी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन तुम लोगों की वजह से हो जाता है। ठीक है। अगला जो है ये रेडॉक्स, ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, ये आपको नहीं, इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। तो ओके, हमें गलती से लिख दिया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है। देखो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना, ये 6 टाइप के ही पढ़ने हैं आपको इसमें। ठीक है ना। बेसिकली मेजर 6 ही होते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो नाम में नहीं लग रहा है, दो चीजें मिलके एक कुछ तीसरा बना देते हैं इसमें। जैसे मान लो ए और बी, ये दोनों मिले और बना दिए सी। जैसे देखो ना क्लास में भी दो चार ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है ना। जैसे एक होता है थोड़ा सा शरीफ टाइप का, और एक होता है थोड़ा बदमाश टाइप का। ठीक है। ए मान लो शरीफ है और बी क्या है, बदमाश है। ये दोनों जब मिलते हैं ना, तो ए थोड़ा सा बदमाश हो जाता है, बी थोड़ा सा शरीफ हो जाता है। ना तो ए रहा और ना बी रहा, दोनों मिलकर बन जाते हैं सी। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कोई भी जो क्या कह सकते हो कंपाउंड होता है, वो टूट जाता है। ठीक है। टूट के दो तीन नए बनाता है। इसके बारे में मैं आगे आगे बताऊंगा तुमको। इसमें तीन तरीके से डिकम्पोजिशन होता है, एक थर्मल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक फोटोलाइटिक। अगला होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो कम रिएक्टिव को हटा के उसकी जगह ले लेता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का रिप्लेसमेंट होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो यहाँ पे अलग से मैंने बना रखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन मिल गया, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन निकल गया। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन में या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसका जस्ट उल्टा होता है। और अगर दोनों साथ साथ हो रहे हो तो रिडॉक्स हो गया। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। क्या हमारे रोज की जिंदगी में ऑक्सीडेशन का कोई इफेक्ट होता है? तो बिल्कुल होता है। जैसे कोरोजन, कोरोजन मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। ठीक है ना। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, कोई भी मेटल होता है ना, उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है। ठीक है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? दो चीजों की वजह से होता है, एक तो ऑक्सीजन की वजह से होता है, दूसरा H2O वाटर की वजह से होता है। ये जब दोनों साथ में मिलते हैं ना, तो बहुत बर्बादी मचाते हैं और मिलकर रस्टिंग या फिर कोरोजन स्टार्ट कर देते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को या तो पेंट कर देते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। पेंट तो तुम जानते हो, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक का एक लेयर चढ़ा देना किसी भी मेटल के ऊपर, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई भी फूड जो होता है ना, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। वो फूड धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसमें से स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है। और ये भी ऑक्सीजन के मिक्स होने की वजह से होता है। किसी भी फूड के अंदर जो फैट होता है ना, फैटी फूड जो होता है ना मोस्टली, जिसमें ज्यादा फैट होता है, वो फैट जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना, तो वो स्पॉइल होना शुरू कर देता है और खाना का जो स्मेल है वो खराब होना शुरू हो जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जो ऑक्सीजन को क्या करे, उसमें मिक्स होने से रोके। और रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है उसको ठंडा कर दो।
सिंपल सी बात है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर का ओवरव्यू जो हमको पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये भाई साहब कहते हैं कि अभी मजा आएगा, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा बचपन में छोटे क्लासेस में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। अब फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो देखो फिजिकल चेंज जो होता है, मैं तुमको कैसे बताऊं, तो चलो देखो। कोई भी एक ऐसा चेंज, ध्यान से सुनना, कोई भी एक ऐसा चेंज जहां पे किसी भी मैटर की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो। तुम कहोगे कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है किसी भी चीज में। एक तो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, अगर सिर्फ ये चेंज हो रही हो तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो तो हम उसको केमिकल चेंज कहते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है ये मैं तुमको बताता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, जैसे मान लो स्टेट ऑफ मैटर, कोई चीज सॉलिड है, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, या लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसका स्टेट ही तो चेंज हुआ है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो गई है। जैसे यहाँ पे देखो आइस है, अब ये आइस मेल्ट होके वाटर बन गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो रहेगा तो H2O ही, ये H3O थोड़ी ना बन जाएगा, नहीं बनेगा ना H3O, ये रहेगा क्या, H2O ही। यानी कि इसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा है चेंज इन कलर, कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर कलर चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है। हालांकि कभी कभी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी ये आ सकता है, ठीक है, कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने से भी कलर चेंज होता है। अगला है ओडोर, ओडोर मतलब होता है स्मेल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई उसके कहीं पर भी डिसॉल्व होने की कैपेसिटी, ठीक है, कि किसी भी चीज के अंदर वो डिसॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो रहा है तो इसको भी हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी कहेंगे। ये सब चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। और अगर ये किसी में से कोई सा भी चेंज होता है, अगर स्टेट ऑफ मैटर, कलर, ऑडोर, सॉल्युबिलिटी, तो हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है। फिजिकल चेंज में ना तो कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है और ना ही केमिकल नेचर चेंज होता है किसी भी मैटर का। देखो यहाँ पर लिख भी रखा है कि ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नाइदर द कंपोजिशन नॉर द केमिकल नेचर ऑफ मैटर इज चेंज्ड। मैटर का कोई भी नेचर जो होता है केमिकल नेचर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल नेचर इसका चेंज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या है, ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में। अगला है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, ये एक तरीके से आप इसको केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। जैसे आपके पास वुड था, लकड़ी थी, आपने इसको जला दिया। अब आपने इसको जलाया तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा ऐश। ऐश मतलब होता है राख, ठीक। क्या आप उस राख से दोबारा लकड़ी तैयार कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यानी कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल मतलब हम वापस से वो चीज नहीं मिल सकता हमको जो पहले वो था, ठीक है। इसमें कुछ हमको नई चीजें मिलती हैं, न्यू सब्सटेंसेस मिलते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी चेंज होगा ना वो परमानेंट चेंज होगा, ये टेम्पररी चेंज नहीं होगा। टेम्पररी होता था फिजिकल में, जैसे कि आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, वाटर को फिर से ठंडा करोगे फिर से आइस बन गया, यानी कि ये रिवर्सिबल होता है। जबकि केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, तो ये भी क्या है, एक तरीके से इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। बेकिंग अ केक, क्या आप केक से वापस फ्लोर बना सकते हो, आटा बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख सकते हो, समवन्स हार्ट इज बर्निंग, क्या ये केमिकल रिएक्शन में होगा, काउंट होगा या नहीं होगा, प्लीज टेल मी। अगर ये होगा तो आप लिखेंगे यस, और नहीं होगा तो लिखिए नो। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, अभी जो मैंने बताया था केमिकल चेंज, और ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। बस डिफरेंस किस चीज का है, तो यहाँ पे वर्ड्स का डिफरेंस है, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन ही होता है बेसिकली देखा जाए तो। खैर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर। एक कोई भी केमिकल सब्सटेंस दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, बिल्कुल
मतलब उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, न्यू प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, पुराने वाली प्रॉपर्टीज को वो छोड़ के और नई प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं, ये मैं बता ही चुका हूँ। अगला है कि जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस हैं, इनमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिएक्टेंट्स अलग होंगी। जैसे देखो, जो लेफ्ट में होता है ना वो होता है रिएक्टेंट, जो राइट में होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना, जैसे बताया था ना अभी मैंने आपको। मान लो मैंने Na और Cl2, इन दोनों को मिला के बना दिया NaCl। ठीक है। अब यहाँ पे जो Na और Cl है, सोडियम और क्लोरीन है, ये लेफ्ट में लिखा है मैंने, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। और ये जो NaCl मिला सॉल्ट, ये क्या हो गया हमारा, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बन गया ना नया सब्सटेंस। एग्जाम्पल हमने सामने देख ही लिया। ठीक है ना। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे तो इसमें गैस इवॉल्व हो सकता है, रिलीज होगा। चेंज ऑफ कलर, यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या आपको पता है प्रेसिपिटेट? देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हमने करवाया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नीचे आप देखोगे कि मड लाइक सब्सटेंस कुछ बनता है। ठीक है ना। ये बेसिकली वेस्ट ही होता है मोस्टली टाइप। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो दो तीन चीजें इसमें याद रखना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला है एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एनर्जी को दे भी सकता है। जैसे तुम्हारे घर वाला तुम लोगों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब तुम या तो उनके पैसों को सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हो, या फिर रिटर्न भी दे सकते हो, डिपेंड तुम पे करता है। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स। चलो मैं केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपके एवरीडे लाइफ से। ठीक है। तो आपके एवरीडे लाइफ में आप आसपास अपनी क्या चीजें देखते हो, आप इमेजिन करो कोई भी चीज। ठीक है। बारिश होती है, ठीक है, रेनी, मान लो बारिश हुआ, नीचे आपने देखा होगा मड, कीचड़ बन जाता है। ठीक है, सॉइल में वाटर जब मिक्स होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो कीचड़ बना मिट्टी से, ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? ये केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? तो इसका आंसर होगा ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज? हालांकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए फिजिकल चेंज क्यों है। क्योंकि जब आप देखते हो जैसे ही पानी सूख जाता है, ये वापस से मिट्टी बन जाता है। सो इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है। अच्छा, आप घर पे खाना खाते हो, तो अगर मान लो चपाती बन रही है, ठीक है, चपाती आपके घर पे बनाते हैं, हालांकि आपको भी आना चाहिए बनाना। तो अगर मान लो चपाती बन रहा है, आपने जो पूरी चपाती बेक हो चुकी है तवे पे, पूरी अच्छे से सेकी जा चुकी है, मुझे बताओ ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं? ये केमिकल रिएक्शन है। इसलिए है क्योंकि वापस से आप इस पकाई गई रोटी को वापस से आप फ्लोर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। आगे बात समझ में? तो ये कुछ एवरीडे लाइफ के हमारे एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जहां भी कोई नई चीज बन रही है, जैसे ही नई चीज बनी, ठीक है, आप क्या मान लोगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर वाटर से भी तो आइस बन गया, नया चीज बन गया। नया चीज बनने का मतलब यहाँ पे न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अरे रहा तो वो H2O ही ना, वो H3O थोड़ी हो गया। जब तक उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा ना, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जब तक हम मानेंगे नहीं कि उसमें कुछ भी नया बना है। ठीक है। चलो, अब आ जाता है केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन क्या चीज होता है? तो जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होता है ना, तो उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, उसको दिखाएंगे कैसे? उसको दिखाने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हो। व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम एक एरो से सेपरेट करके दिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों लेफ्ट साइड में है, और बीच में हमने एक एरो डाल रखा है और यहाँ पे बना दिया H2O। ठीक है, यहाँ बन गया वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है और ये रहा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? ये इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल मतलब इसमें आराम से आग पकड़ सकता है। ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, जेट में हाइड्रोजन फ्यूल ही डलता है। ऑक्सीजन, ये भी फ्लेमेबल होता है। लेकिन जैसे ये दोनों मिलते हैं, H2O बनता है। H2O क्या करता है? ये फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम आता है, आग बुझाने का काम आता है। अब बताओ यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई या नहीं हुई? हो गई ना चेंज। तो बस
अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करा, एक एरो का, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा और राइट में प्रोडक्ट लिखा। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं ना किसी भी रिएक्शन को, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा इक्वेशन। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, सपोज दैट। तो होता है ना ये, इसको बोलते हैं ना इक्वेशन। जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हमने इधर वेरिएबल्स वगैरह लिख रखा है, ठीक है, इधर कांस्टेंट लिख रखा है। चलो देखो, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब अगला टॉपिक है बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस बैलेंस करके दिखाऊंगा, ठीक है, आगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम क्या होता है, पहली बात तो मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम में जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे, तो जलाने से पहले, ठीक है, हमें उसको साफ क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे, तो आप बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, और ये मिलके बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, हमें अगर प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए, तो इसके लिए हमें प्योर मैग्नीशियम भी तो चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप इसको बिना साफ करते हुए जलाते हो, तो हो सकता है मैग्नीशियम के साथ कुछ और इंप्यूरिटीज इसमें हो, और वो इंप्यूरिटीज जब मैग्नीशियम के साथ जलेंगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह कुछ और बन जाएगा। सो दैट्स वाई हम इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हो एग्जाम में। अगला जो है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलो देखते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को हम बैलेंस करके। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं होता, H2 के फॉर्म में आता है। क्लोरीन भी अकेला नहीं होता, Cl2 के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये दोनों मिलके बनते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे आप? अब देखो जरा, इसको हम देखते हैं। ये है H2, और ये है Cl2, और ये बन गया HCl। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? दो। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास? ये भी दो है। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। देखो मैं बैलेंसिंग के कुछ आपको रूल समझा देता हूँ पहले, सबसे पहले। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया AB, सपोज करो कि यहाँ पे एक A है और एक B है, ठीक। अगर इस AB के पहले मैं 2 लिखता हूँ, तो ये जो 2 है ना, ये A के लिए भी वैलिड होगा और B के लिए भी वैलिड होगा। गॉट इट। अगर मान लो मैं लिख देता हूँ AB 2 को ब्रैकेट के अंदर, अब अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो, ये 2 इस A के लिए होगा, यानी कि यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और ये जो B पहले से तो 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 × 2 क्या हो जाएगा? B की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे जैसे जैसे दो चार मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HCl है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, और मुझे इधर बैलेंस करना है। इसको बैलेंस क्यों करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। लेकिन यहाँ पर तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन भी दो है, लेकिन इधर क्या है? इधर एक एक ही है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दो। अब देखो हाइड्रोजन भी दो हो गया और क्लोरीन भी दो हो गया, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बताओ, अब बैरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखो, ये जो बैरियम क्लोराइड होता है, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। आप सबको पता है बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अच्छा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो, ये हो गया बैरियम क्लोराइड और ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो क्वेश्चन में इससे बनता क्या है हमारे पास? बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा AlCl3, ठीक है। अब इसको बैलेंस आप कैसे करोगे? तो चलो मैं इसको बैलेंस करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम जब आप बैलेंस करोगे ना, तो देखो गिनो आप इसमें, बैरियम कितना है इधर? एक है। इधर भी बैरियम कितना है? एक है। इधर क्लोरीन कितना है? दो। इधर क्लोरीन कितना है? तीन। यानी कि क्लोरीन जो हमारा है,
डिसबैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो बैरियम, क्लोरीन। बैरियम कितना है इधर? एक है। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन है आपका दो। और क्या है हमारे पास? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास? दो। तो यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो टू। SO4 का होल थ्राइस। अब ये जो SO4 के नीचे होल थ्राइस है ना, ये सल्फर कितना हो गया? थ्री। तो यहाँ पे आप लिखोगे सल्फर के नीचे थ्री। ऑक्सीजन कितना है? पहले से चार था, तो फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई 12। जब दूसरी तरफ बैरियम कितना है? वन। बीच में लाइन खींच देता हूँ। सल्फर कितना है? एक मिनट, क्लोरीन कितना है दूसरी तरफ? तो दूसरी तरफ क्लोरीन है तीन। दूसरी तरफ एल्युमिनियम कितना है? तो दूसरी तरफ एल्युमिनियम है वन। और सल्फर कितना है दूसरी तरफ? तो सल्फर है दूसरी तरफ एक। और क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरी तरफ है आपका फोर। अब देखो, ये ऊपर जो है ये रिएक्टेंट्स का है, और नीचे जो है ये प्रोडक्ट्स का है, नंबर है। अब हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को एक पेज पे लिखा है, दोनों को इक्वल करना है। तो कैसे करें? देखो बैरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो क्लोरीन को हम क्या करेंगे? क्लोरीन को बैलेंस करना है, एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है, सल्फर को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप सोचो क्या कर सकते हो यहाँ पे। सबसे पहला काम तो आप, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बैरियम वन है। सबसे पहले क्लोरीन को आप देखो, क्लोरीन इधर दो है ना, और इधर क्लोरीन है तीन। तो इस दो को आप तीन तो बना नहीं सकते हो। ठीक है, और ना ही इस तीन को आप दो बना सकते हो। अगर आप इस दो क्लोरीन को, अगर मैं यहाँ पे टू लिख देता हूँ, सपोज दैट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू, इस बैरियम को जस्ट पहले, तो क्लोरीन का नंबर क्या हो जाएगा? टू मल्टीप्लाइड बाई टू, फोर। लेकिन इधर क्लोरीन कितना है? तीन। अब इस तीन को आप चार भी नहीं बना पाओगे। तो आप एक ऐसा नंबर लो यहाँ पे, यहाँ पे, इस वाले जगह पे, जिससे कि इसको उसी नंबर में कन्वर्ट किया जा सके। तो इस क्लोरीन के पहले मैं मान लो ले लेता हूँ थ्री, ले लेता हूँ। चलो, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ थ्री। थ्री BaCl2। ठीक है, अब ये क्लोरीन कितना हो गया? थ्री इंटू टू, सिक्स। और प्लस मैं ले लेता हूँ Al2SO4 का होल थ्राइस। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो बैरियम भी तीन हो गया ना। तो अब इधर भी आपको तीन लेना पड़ेगा, दूसरी वाली साइड। तो दूसरी वाली साइड में बैरियम की वैल्यू है BaSO4, तो मैं यहाँ पे तीन लिख देता हूँ। अब बैरियम भी इधर तीन हो गया। ठीक है, प्लस AlCl3। अब इधर क्लोरीन तीन है ना, तो इस क्लोरीन तीन को छह बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी छह हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू। अब मिलाओ, एक बार मैच करो। थ्री बैरियम इधर है, तीन बैरियम इधर भी है। थ्री इंटू टू, सिक्स क्लोरीन इधर है, दूसरी साइड। टू इंटू थ्री, सिक्स क्लोरीन इधर भी है। एल्यूमिनियम इधर दो है, इधर भी एल्यूमिनियम दो है। सल्फर इधर तीन है, इधर भी सल्फर तीन है। ऑक्सीजन इधर फोर इंटू थ्री, ट्वेल्व है, इधर भी थ्री इंटू फोर, ट्वेल्व ऑक्सीजन है। तो पूरा का पूरा तरीके से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस कर लेना, सोडियम प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अगले और भी क्वेश्चन है दो तीन यहाँ पे। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड बैरियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ बैरियम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके इक्वेशन बना के आप इसको ट्राई करना, सॉल्व करना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? छह टाइप होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा ऑक्सीडेशन, छठा रिडक्शन, और सातवां रिडॉक्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सो व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर होता क्या है? देखो, when two or more than two substances combine to react with each other to form a new substance, जब दो या दो से अधिक substances आपस में मिलके रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, अब ये बन गया ए बी। गॉट इट? when two reactants ship themselves and become one product, ठीक है, that is called combination reaction। ठीक है, ओके।
अब चलो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में, एस फॉर सॉलिड, H2O है, L मतलब लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, एक्वस सॉल्यूशन, और प्लस इसमें से हीट रिलीज होता है। गॉट इट? ये देखो यहाँ पे इसने ले लिया क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको इसने पानी में डाल दिया। जैसे आप पानी में डालोगे ये पूरा वाटर जो है ये खौलना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, और इसमें से बहुत सारा हीट रिलीज हो जाता है, और लास्ट में ये CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। कोई भी चीज जब टूटता है ना उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट डिकम्पोज होते हैं ना, ठीक है, और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम है डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब के अंदर दिख रहा है ना आपको ये, और इसको इसने गर्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है। जैसे इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, इसमें से CO2 गैस रिलीज होगा, और CaO, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ये दोनों टूट के अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। कॉमन नेम कह सकते हो। और ये डिकम्पोज होकर क्विकलाइम बनाता है। ये CaO क्या है? ये क्विकलाइम है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाता है। ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज टूटेगा तो सही, लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। दूसरा है थर्मोलाइटिक, यहाँ पर कोई भी चीज टूटेगा तो सही, लेकिन हीट की मदद से। थर्मल जहां पे आ गया, थर्मो मतलब हीट हो गया। और फोटोलाइटिक मतलब यहाँ पे बात हो रही है लाइट की, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक सब्सटेंस टूट के दो तीन में कन्वर्ट होगा, किसकी मदद से? लाइट की हेल्प से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When any substance decomposes into two or more than two products by the help of electricity, then it is known as electrolytic decomposition. ठीक है ना? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मैं तुमको एग्जांपल दूं अगर, तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, H2O है, पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करवा दो, इलेक्ट्रिक करंट, तो H2 अलग और O2 अलग हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया ना आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? किसी भी चीज को गर्म करो, गर्म करते ही वो टूट के अलग अलग दो तीन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? जैसे एक सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका टू और मोर देन टू केमिकली डिफरेंट सब्सटेंसेस में, बाय अप्लाइंग हीट। जैसे आप हीट अप्लाई करोगे, इसको बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको इसने गर्म करा, गर्म करते ही ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। दैट्स इट। अब आते हैं हम एक और एग्जांपल पे। यहाँ पे तुम ले लोगे कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये देखो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। तुमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया टेस्ट ट्यूब में रख के। जैसे ही तुमने इसको गर्म करा, इसमें क्या होगा, इसमें सॉरी, ये कार्बन लिख दिया इसमें, एक्चुअली यहाँ पे कॉपर आएगा, मिसप्रिंट है। कॉपर ऑक्साइड गैस निकलेगा। ठीक है। और CO2 निकलेगा। आगे बात समझ में? ये भी टूट जाएगा। तो बेसिकली ये भी किसका एग्जांपल हो गया? थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। अगला आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब नाम में ही क्या है, फोटो मतलब होता है लाइट। देखो यहाँ पे UV लाइट है, और हमने क्या किया, H2O2 ले लिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, अगर आप इस पे लाइट डालते हो ना, UV लाइट, तो ये टूटता है। टूट के क्या बनता है? H2O और O2, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये एग्जांपल हो गया आपका। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपका। जैसे मान लो आपके पास AgBr है। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। जब भी आप इस पे UV लाइट डालोगे ना, तो Ag अलग रह जाएगा, और ब्रोमीन अलग गैस बन के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये भी दूसरा एग्जांपल आपका हो गया किसका? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। ओके। नेक्स्ट आता है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, वहां से धक्के मार के निकाल देता है, और खुद जाके उसकी जगह ले लेता है। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तुम लोग भी वो सीट के लिए लड़ाई करते हो ना स्कूल में, वो मारा, दो झापड़ मार के भगा दिया वहां से। ठीक है। तो तुम लोग भी डिस्प्लेसमेंट ही तो करते हो। ठीक है। या कोई टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाया तो उसका कंप्लेन करके उसका भी डिस्प्लेसमेंट करवा देते हो। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है। तो चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट किक्स आउट मतलब समझ लो, मतलब भगा दिया उसको, रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बनता है। ठीक है। देखो यहाँ पे ये भागता हुआ आता है, जिंक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का है ना,
ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। इसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया जिंक। बेसिकली यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, जिंक नहीं होगा। ठीक है, ये बोलेगा इसको कॉपर, बोलेगा कि कॉपर भाई अब तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा काम हो लिया। ठीक है, यू आर आउट, आई एम मोर रिएक्टिव। ये आगे जिंक इसको बोल रहा है कि भाई अब तो यहाँ से निकल ले, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ तेरे से। ठीक है, इसको मार के भगा देता है यहाँ से, और खुद इसकी जगह ले लेता है और बन जाता है जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे। हम्म, देखो, तो इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को पता है क्या डाउट होता है कि कौन सा एलिमेंट किसको हटाएगा सर, ये हमें कैसे पता चले। तो देखो, बेसिकली यहाँ पर ना एक रिएक्टिविटी टेबल है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के बुक में भी देख सकते हो कि सबसे ऊपर जो है ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे नीचे जो है कम रिएक्टिव है। तो जो सबसे ऊपर जो है वो कौन है, सोडियम, सॉरी पोटेशियम। उसके नीचे सोडियम, ये रहा आपका कैल्शियम। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एफी मतलब आयरन। फिर आता है आपका पीबी मतलब होता है लेड। देन आपका आता है सीयू फॉर कॉपर, एजी फॉर आपका क्या आता है, सिल्वर, और एयू फॉर आता है आपका गोल्ड। ठीक है, ये जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे ना, वैसे वैसे इसका रिएक्टिविटी कम होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा के, यानी कि सबसे पावरफुल है ये, किसी को भी धक्का मार के यहाँ से भगा सकता है। आगे बात समझ में है? हाँ, ये बैक बेंचर है। ठीक है ना, इसे सब डरते हैं के से, पोटेशियम से। तो ये किसी को भी मार के भगा सकता है और उसकी जगह ले सकता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में है गोल्ड। ठीक है ना, इसको कोई भी भगा सकता है। तो देखना, हर क्लास में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जो सबको भगाता है, और एक बी जो सबसे भागता है। तो ये बी यहाँ पे सबसे कमजोर कौन है, गोल्ड है, एयू है हमारा। और पोटेशियम कौन है, यहाँ पे ए है। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल्स तुम बहुत सारे ऑलरेडी तुमने पढ़े भी होंगे। ठीक है, और नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई सा भी तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ले सकते हो जिसमें कोई भी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा रहा है, आप उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मान सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास है पीबी। पीबी मतलब क्या होता है, लेड। पीबी है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसमें मैं मिला देता हूँ CuCl2, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड है एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब बताओ क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पे पीबी ऊपर है कि कौन ऊपर है, देखो यहाँ पे ये पीबी है ऊपर और Cu मतलब कॉपर है नीचे। तो जाहिर सी बात है पीयू ज्यादा दबंग होगा, पीयू के ज्यादा रिएक्टिव होगा, सॉरी पीबी। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को मार के भगा देगा यहाँ से, और यहाँ पे खुद इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, और ये बनाएगा PbCl2 और प्लस Cu, यानी कि लेड क्लोराइड, और प्लस बन गया कॉपर। आगे बात समझ में? तो ये ऐसे ही एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। कोई भी, आप कोई भी क्वेश्चन देखना, सबसे पहले रिएक्टिविटी टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि भाई रिएक्टिविटी टेबल के अकॉर्डिंग बताओ कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और एग्जाम में आपको रिएक्टिविटी टेबल भी नहीं मिलेगा। तो आप सॉल्व करोगे कैसे फिर इस क्वेश्चन को? तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्टिविटी टेबल थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, 8-10 ही तो है, याद कर लेना। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सोच लो एक तरीके से बड़ा भाई है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ए बी है। ठीक, ए बी है, इसमें मिला दिया तुमने सी डी। अब ये ए बी टूटेगा, ए अलग होगा और बी अलग होगा। इधर ये सी डी भी टूट के सी अलग हो जाएगा और डी अलग हो जाएगा। अब ये जो ए है ना, ये या तो सी से रिएक्शन कर लेगा या फिर डी से रिएक्शन कर लेगा, यानी कि ए सी बन गया, और फिर जो बचे होंगे आपस में, अब जैसे यहाँ पे बी डी बन जाएगा। या तो ऐसा होगा ए सी प्लस बी डी, या फिर एडी और प्लस बीसी बन जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ये दोनों टूटेंगे, पहले तो ए बी टूटेगा फिर सी डी टूटेगा। ठीक है, इधर एक बनेगा प्लस चार्ज वाला, एक बनेगा माइनस चार्ज, यानी कि एक बनेगा इसमें कैटायन, एक बनेगा एनायन। सेम सीडी में भी यही होगा, इसमें भी एक प्लस चार्ज आएगा एक पे माइनस, और फिर इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा और इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और फाइनली आपस में जुड़ के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन वेयर टू आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड आप जानते हो ना, जिसमें ब्रेक डाउन होने पे, टूटने पे आयंस बने, उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लो कि हमारे पास H2O है, वाटर है। वाटर को तुम तोड़ते हो अगर, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है।
क्या इसमें किसी पे चार्ज होता है? ना तो हाइड्रोजन पे चार्ज आपको दिखेगा ना ऑक्सीजन पे। तो क्या ये एक आयोनिक कंपाउंड है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैं NaCl को लेता हूँ, तो जैसे ही NaCl टूटता है सोडियम क्लोराइड, तो Na पे आ जाता है प्लस का चार्ज और Cl पे आ जाता है माइनस का चार्ज। तो क्या ये एक आयोनिक कंपाउंड है? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन स्वैप देयर पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस टू फॉर्म टू न्यू आयोनिक कंपाउंड्स। मतलब ये एक दूसरे से अपने आयंस को क्या करते हैं? स्वैप करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो AgNO3 और NaCl। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, Ag फॉर सिल्वर, और NO3 मतलब नाइट्रेट, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। देखो ये दोनों के दोनों टूटेंगे। ठीक है, अब ये कैसे टूटेंगे? यहाँ पे Ag जो है ना, Ag इस पे आएगा प्लस का चार्ज, NO3 पे आएगा माइनस का चार्ज। मान लो यहाँ पे माइनस का चार्ज। यहाँ पे Na टूटेगा NaCl, Na पे आएगा प्लस का चार्ज और Cl पे आएगा माइनस का चार्ज। अब ये जो Ag है ना, Ag, अब इस पे तो प्लस का चार्ज आ गया, अब ये किसको अट्रैक्ट करेगा बताओ? ये अट्रैक्ट करेगा इस Cl को। तो देखो यहाँ पे बन गया ना AgCl, और इस पे NO3 पे क्या है? माइनस का चार्ज, और Na पे है प्लस का चार्ज। तो ये Na किसको अट्रैक्ट करेगा? इस NO3 को। तो बन गया NaNO3। इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि पहले तो दोनों टूटेंगे, प्लस माइनस बनेगा पहले में भी, दूसरे में भी प्लस माइनस बनेगा टूट के। अब इसका प्लस इसके माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और इसका माइनस इसके प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से दो नए कंपाउंड्स तैयार हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आप और भी एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और प्लस ले लिया तुमने BaCl2, बैरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे। देखो यहाँ पर भी पता है क्या होगा? ये टूटेगा। सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। SO4 पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। ये जो BaCl2 ये भी टूटेगा। Ba पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस, क्योंकि बैरियम मेटल है। क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। अब बताओ, ये Na किसको अट्रैक्ट करेगा? इस Cl को। तो सबसे पहले तो हमारे पास बना देता हूँ NaCl। ठीक है, भाई बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे ये Ba जो है बैरियम, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और SO4 पे नेगेटिव चार्ज है। तो बनेगा BaSO4। आगे बात समझ में? तो ये बन गया BaSO4, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हमारा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आगे बात समझ में? ऐसे और भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी रिएक्शन होंगे सबका प्रोसेस सेम होगा। ठीक है, पहला रिएक्टेंट टूटेगा प्लस और माइनस में, दूसरा रिएक्टेंट भी टूटेगा प्लस माइनस में। ठीक है, यानी कि कैटायन और एनायन में। और फिर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, और फिर पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिलके दो नए सब्सटेंसेस बनेंगे, और इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपल सी चीज याद रखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो सॉरी, इसमें मिसप्रिंट हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने गलती से रिडक्शन का, एक सेकेंड, लेट मी सी, देयर इज अ मिसप्रिंट इन नोट्स। सो मैं इसको सही कर देता हूं। मैं, आप इसको लिख लेना, एडिशन ऑफ O2 और रिमूवल ऑफ H2। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो सही है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये ठीक है ना? ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन में तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम को मैंने जला दिया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते, ये क्या बन गया? मैग्नीशियम MgO। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, रिडक्शन में देख सकते हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन हट जाए, तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो फेरस ऑक्साइड है, Fe2O3 है, इसमें मैंने कार्बन से रिएक्शन करवा दिया। जैसे ही कार्बन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा? ये जो ऑक्सीजन है ना इसका, ये ऑक्सीजन कार्बन लेके चला जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा CO और प्लस Fe, ये आयरन अकेला बच जाएगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी हुआ है रिएक्शन, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये एक्चुअली फैक्ट्रीज के अंदर ले जाके इसको रिफाइन किया जाता है। ये Fe2O3 है ना, ये बेसिकली Fe2O3 एक आयरन का ओर होता है। आगे बात समझ में? ये नीचे से अर्थ से माइनिंग करके हम इसको निकालते हैं। ठीक है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? इसका रिडक्शन का प्रोसेस हम करवाते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या मिलाते हैं? कार्बन। जैसे इसमें कार्बन मिलाते हैं ना, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि रिडक्शन करवाता है। ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करके फिर आयरन अकेला बच जाएगा Fe, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला है रिडॉक्स रिएक्शन।
बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अगर दोनों साथ साथ हो रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रहा CuO, दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये रहा हाइड्रोजन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कॉपर और प्लस H2O। तुम देख सकते हो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, इसका ऑक्सीजन निकल के किसके निकल गया, और किसके पास जाके ऐड हो गया, इस हाइड्रोजन के पास। यानी इस कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो गया, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और इस हाइड्रोजन के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो गए, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। दूसरे में भी तुम देख सकते हो, Fe3O4 है, फेरस ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन निकल गया और ये क्या बन गया, सिर्फ Fe। और ये ऑक्सीजन जाके जुड़ा किससे, इस H2 से, यानी कि हाइड्रोजन से, और बन गया H2O, ठीक है, वाटर। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, यानी कि दोनों चीजें हो गई। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब अगला आ जाओ, कोरोजन। कोरोजन रिएक्शन जो होता है, ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, जहां पे जो रिफाइंड मेटल होते हैं ना, रिफाइंड मेटल यानी कि जो प्योर मेटल होते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में एयर, वाटर या केमिकल से रिएक्शन करके और ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर के लेयर पे ना, आपको मतलब उसका कलर जो होता है वो चेंज होना स्टार्ट होता है, और ये खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जंग लगना, ठीक है। जैसे मान लो एक लोहे की कील ले लो, ड्राई एयर है, ड्राई एयर का मतलब देखो, ड्राई एयर का मतलब होता है सिर्फ ऑक्सीजन, इसमें H2O नहीं होगा। बेसिकली इसमें ऑक्सीजन और प्लस H2O दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके कहीं पर भी कोरोजन या रस्टिंग स्टार्ट होता है। अगर सिर्फ ड्राई एयर होगा, यानी कि सूखी हवा होगी, सूखी हवा का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है, वाटर नहीं है इसमें, तो रस्ट नहीं होगा या ना के बराबर। वेट एयर, वेट एयर मतलब ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, रस्टिंग होगी। ड्राई ऑक्सीजन, मिनिमल रस्ट होगा, ठीक है। और वाटर भी हो, सॉल्ट भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तीनों चीजें हो, तो हैवी रस्टिंग होगी तब वहां पे। आगे बात समझ में। जैसे देखो लोहे में कभी तुमने देखा होगा ना, ऊपर ऊपर से रेड रेड कलर का आपको रस्टिंग दिखता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, ये तीनों मिलके बनाते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। अगला है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, देखो रेंसिडिटी का मतलब होता है कि कभी कभी तुमने देखा होगा, खाना रखने पे ठीक सा स्मेल नहीं आता, उसमें से बदबू जैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना खाना खराब हो गया। खाना खराब होने का मतलब हुआ, वो खराब हुआ कैसे बेसिकली, देखो होता क्या है ना, कि जिस खाने में फैट या ऑयल, आजकल देखो कोई सा भी खाना खाओ आप, उसमें फैट या ऑयल तो होगा ही होगा, ठीक है, मोस्टली फूड्स में होता है। जिसमें भी फैट या ऑयल होगा, ठीक, वो फैट और ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब आते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोई भी चीज आएगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज होते ही उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाता है और वो खराब होना शुरू, ठीक है। और जिसकी वजह से हमको इसमें अनप्लीजेंट ओडोर आना शुरू हो जाता है। अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही खराब, और ओडोर मतलब स्मेल, खराब स्मेल आनी शुरू हो जाती है। उसका जो फ्लेवर है वो भी खराब होने लगता है, जैसे वो कड़वाहट आ जाती है उसमें, बिटर, सोपी, चिकना हो जाता है, खाने पे आपको टेस्ट बेकार सा लगेगा। उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है, और ये क्यों होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। जब हम किसी भी फूड को एयर, लाइट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में एक और फिक्स टाइम से ज्यादा जब आ जाता है, तो उसके जो फैट्स होते हैं ना, उस जो भी सब्सटेंस होता है उसके जो फैट्स होते हैं, वो एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडेशन होने की वजह से, और जिसकी वजह से उसके अंदर से फाउल स्मेल आना शुरू हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से जो फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो खत्म हो जाता है, और वो हमारे लिए फूड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है, ठीक है। अगर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप उस फूड के अंदर अगर आप एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हो, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीजन को रोकने का काम करता है, तो उससे क्या होगा, वो फूड लंबे टाइम तक आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो। जैसे आजकल आप देखते होंगे जो भी फूड आते हैं, जो पैकेज्ड फूड आते हैं, जैसे आप खाते हो ना जैम, पिकल्स, ये सब चीज आप खाते हो, वो इतने लंबे टाइम तक खराब क्यों नहीं होते, वो इसीलिए खराब नहीं होते क्योंकि हम उसमें क्या कर देते हैं, या तो एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं,
या फिर चिप्स के पैकेट वगैरह में आपने देखा होगा, उसके अंदर हवा भरा हुआ होता है। वो कौन सा हवा होता है? नाइट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को आने से, उसमें मिक्स होने से रोकता है। या फिर आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो, उसके टेम्परेचर को एकदम कम करके आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। टेम्परेचर कम करके रखोगे स्टोर करके, तो उससे क्या होगा, एक तो उस पे बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। या फिर आप उसको वैक्यूम सीलिंग कर सकते हो। वैक्यूम सीलिंग मतलब नो एयर, यहाँ पे बिल्कुल एयर ही ना हो। तो जब एयर ही नहीं होगा वहां पे, तो ना तो वहां पे ऑक्सीजन पहुंच पाएगा और ना ही वहां पे बैक्टीरिया पहुंच पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिसकी वजह से वो फूड जल्दी से खराब नहीं होगा। तो बेसिकली रेंसिडिटी से आपने क्या समझा? रेंसिडिटी का मतलब होता है बेसिकली, सीधे सीधे याद रखना, स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है। बाई मिक्सिंग ऑफ फूड। ऑक्सीजन के मिक्स होने की वजह से कोई फूड अगर खराब हो जाए, उसमें से बदबू आने लग जाए, तो इसी को हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। अब अगला है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। ठीक है। फैट्स के अंदर तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। इसको प्रिजर्वेटिव भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगला है पैकेजिंग। पैकेजिंग, अगर आप वैक्यूम पैकेजिंग करते हो, आप देखते हो वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल 1% भी एयर नहीं छोड़ते ये लोग। जैसे मार्केट में आपने कभी देखा होगा, डेट्स खाया होगा, खजूर वगैरह आते हैं ना सर्दियों में पैक होके, वो बिल्कुल वैक्यूम पैकिंग होती है उसकी। ठीक है। फ्लश बैग्स होते हैं उसमें। या फिर जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को हटा के, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो लंबे टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो आप इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हो, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, जहां पे हवा ना पहुंचे, और इसको आप लाइट से बचा के रख सकते हो। ठीक है। इन सब चीजों को करने के बाद आप देखोगे कि आपका फूड जो है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होगा। ठीक है। सो दैट्स इट। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को बेसिकली, बहुत इजी चैप्टर है बेसिकली, अगर आप एक बार इसको ध्यान से देखते हो, सो दीज नोट्स आर मोर देन एनफ फॉर यू टू रिवाइज दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं इस चैप्टर के वर्कशीट के साथ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं करवाए, क्वेश्चंस मैं अब करवाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।